बिटकॉइन के बानी सतोशी नाकामोटो की सालगिरह 5 अप्रैल को क्यों मनाई जाती है? हालांकि इनका असल नाम, उम्र, मुल्क के बारे में कोई नहीं जानता, फिर इनकी सालगिरह का दिन कैसे सबको पता है? ये इंतहाई मजेदार कहानी है और इनकी पूरी शख्सियत के साथ ये कहानी भी अपने अंदर कई राज रखती है। तो आए आज आपको इस अजीम शख्सियत की सालगिरह के दिन की अहमियत बताते हैं। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's celebrate Satoshi Nakamoto's birthday. अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आपको सतोशी नाकामोटो का थोड़ा सा तारुफ करा दूं और यह भी बता दूं कि सतोशी के बारे में जानना क्यों अहम है। तो सतोशी नाकामोटो कौन है? कोई नहीं जानता। यह एक फर्जी नाम है जो एक शख्स ने 2007 में इस्तेमाल किया। ये डार्क वेब पर साइबर पंक्स के एक ग्रुप में आया। साइबर पंक्स ऐसे टेक्नोलॉजी के लोग थे जो हुकूमती नजरों से बचकर अपना काम करते थे। ये टेक्नोलॉजी के कीड़े हर ऐसी टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते थे जिसको करना मना था। इन पंक्स को लोग चोरी चकारी से मंसूब करते थे, लेकिन आज की क्रिप्टो तहकीक और बिटकॉइन इन्हीं की देन है। इन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस मौजू पर नहीं जा रहा। तो खैर, साइबर पंक्स के एक ग्रुप में सतोशी नाकामोटो नामी यूजर ने पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम का नजरिया पेश किया ताकि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को बराह रास्त पैसे भेज सके और इसमें हुकूमत शामिल ना हो, यानी कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर मौजूद ना हो। यह सब कुछ आलमी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हो रहा था, जब दुनिया भर में बैंकों के लालच ने तबाही मचा रखी थी और हुकूमतें उन्हें बेल आउट कर रही थी। 18 अगस्त 2008 को इन पंक्स ने bitcoin.org के नाम से एक डोमेन भी रजिस्टर्ड कराई। 31 अक्टूबर को बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जारी किया गया। 9 जनवरी 2009 को बिटकॉइन सॉफ्टवेयर आया। पहला ब्लॉक माइन हुआ जिसमें 50 बिटकॉइन का रिवार्ड दिया गया। इस ब्लॉक में बरतानवी अखबार की उस दिन की हेडलाइन को भी शामिल किया गया, चांसलर ऑन द ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट। सतोशी नाकामोटो 2010 के वस्त तक बिटकॉइन के ऊपर काम करता रहा और सोर्स कोड में सिर्फ इसी ने तब्दीलियां की। फिर इसने सोर्स कोड को गेवन एंडरसन को दे दिया। फाउंडेशन और बिटकॉइन वेबसाइट्स, वॉलेट के एड्रेस हॉल फिनी समेत मुख्तलिफ लोगों को दे दिए और फिर वो खुद खामोश हो गया, जिसके बाद से अब तक सिर्फ इसकी लिखी तहरीर और काम मौजूद है। यहां यह बता दूं कि बिटकॉइन फाउंडेशन सोर्स कोड के तमाम राइट्स कोवेन से वापस ले चुकी है और अब यह सोर्स कोड में भी कोई तब्दीली करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सेस किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ माइनर्स की 100% हमायत के बाद ही सोर्स कोड तक रसाई हो सकती है, लेकिन छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अब यह रसाई भी मुमकिन नहीं, क्योंकि टैप रूट अपग्रेड के बाद लेयर 2 मौजूद है। सोर्स को नहीं छेड़ा जा सकता, यह तय हो चुका है। खैर, कहानी को आगे चलाते हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ी, लोग सतोशी को जानने के लिए बेचैन हुए, तो मालूम करने की कोशिश की गई कि आखिर सतोशी था कौन। तो मालूम हुआ कि P2P फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के वक्त इसने अपनी मालूमात दी थी और इन मालूमात के मुताबिक वो 5 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ और जापान का शहरी है। लेकिन फिर इसकी तहरीर को देखा गया, इसके ऑनलाइन होने के वक्त से अंदाजा लगाया गया कि इसकी कोडिंग की प्रैक्टिस को जांचा गया, तो मालूम हुआ कि यह मुमकिन नहीं कि सतोशी जापानी शहरी है, क्योंकि इसकी अंग्रेजी राइटिंग पैटर्न और ऑनलाइन होने का वक्त यह बताता है कि वो या तो यूरोप या फिर अमेरिका में मौजूद था। इसकी अंग्रेजी ये वाजे करती है कि वो किसी अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क में ही पढ़ा था। फिर सतोशी से बात करने वाले लोगों से पूछा गया कि इनके ख्याल में सतोशी कौन था, तो हाल फिनी सतोशी से सबसे ज्यादा राब्ते में रहा था। वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने 2012 में अपने इंटरव्यू में वाजे किया था कि वो सतोशी नहीं है और उनको सतोशी ने कभी नहीं बताया कि वो कौन है। यही बात गेमन ने भी की, क्योंकि वो भी सतोशी को नहीं जानते। सतोशी आज तक मुअम्मा ही है और यह बात नहीं खुल सकी कि सतोशी कौन है।
आल्फ इन्हीं का ख्याल था कि बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड बनाने के लिए सतोशी ने अपने आप को इससे अलहदा किया, क्योंकि वो जितनी देर तक रहते और काम करते वो बिटकॉइन के सीईओ रहते। इनको बिटकॉइन पर फैसलों का इख्तियार था। इस वजह से सतोशी खामोशी से गायब हो गए और उन्होंने बिटकॉइन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। यहां तक कि कोई भी नहीं जानता कि सतोशी कौन है। इससे बड़ी बतौर इंसान क्या कुर्बानी होगी कि आप क्रिप्टोग्राफी करें, बिटकॉइन जैसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी बनाएं और फिर गायब हो जाएं, मंजरनामे से एकदम के लिए हट जाएं। लेकिन दुनिया के लिए अब भी सतोशी की अहमियत है। अपने इब्तदाई दिनों में माइनर ज्यादा नहीं थे तो सतोशी ही माइनिंग कर रहा था। उन्होंने इस दौरान 1 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जो मुबैना तौर पर उन्हीं के पास मौजूद है। वो बिटकॉइन आज तक कभी इस्तेमाल भी नहीं हुए, ना कभी इनकी कोई मूवमेंट हुई है, क्योंकि तमाम बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। इस वजह से सबको मालूम है कि वो बिटकॉइन कभी नहीं छेड़े गए। लेकिन फिर भी 1 मिलियन बिटकॉइन सतोशी के पास है। जब बिटकॉइन $68,000 की वैल्यू पर था तो सतोशी के बिटकॉइंस की मालियत $78 अरब थी, $78 बिलियन, और वो दुनिया का 15वां अमीर तरीन बंदा था। जो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी सतोशी का अमीर अफराद की फहरिस्त में नंबर ऊपर जाता जाएगा। इसी वजह से सतोशी को जानने की जंग बिटकॉइन की कीमत के ऊपर जाने से मजीद बढ़ेगी। सतोशी की शख्सियत का अहम तरीन पहलू इसके फाइनेंशियल सेक्टर और तारीख से ताल्लुक है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पहले बिटकॉइन के ब्लॉक में टाइम्स की हेडलाइन रखी, इसी तरह से उनकी सालगिरह की तारीख में भी फाइनेंशियल हिस्ट्री के अहम वाकयात छुपे हुए हैं। 5 अप्रैल 1933 को अमेरिकी सदर रूजवेल्ट ने कानून बनाया था। यह ग्रेट डिप्रेशन का जमाना था। इस कानून की वजह से कोई भी शख्स $100 से ज्यादा सोना नहीं रख सकता था। यह अमेरिकी आइन में प्राइवेट ओनरशिप और राइट्स ऑफ वेल्थ की खुली खिलाफ वर्जी था। इसकी वजह से अमेरिका डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन लोगों को शदीद नुकसान हुआ। फिर 1974 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर की रात सदर फोर्ड ने इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को गैर कानूनी करार दिया और 1 जनवरी 1975 से अमेरिका में दोबारा फाइनेंशियल फ्रीडम आई। ये बात किसी भी तरह साबित नहीं की जा सकती कि सतोशी ने यही सोचकर यह तारीख दी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिटकॉइन को फाइनेंशियल आजादी के लिए बनाया ताकि हुकूमती फेलियर का नुकसान आम आदमी को ना हो, हुकूमती नाकामी का बोझ आम आदमी को ना उठाना पड़े, और जिस तरह से उन्होंने अपनी तमाम तहरीरों में फाइनेंशियल तारीख का जिक्र किया है, इससे लगता है कि शायद उन्होंने इस 5 अप्रैल 1975 को अपनी तारीख पैदाइश इसी वजह से दी थी। इनके बारे में जितने भी सुराग मिलते हैं, बस ये मालूम होता है कि वो एक जीनियस थे जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को एक नई शक्ल दी। अब यहां आपसे गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को एक मयारी प्लेटफॉर्म बनाने में मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। इस चैनल को प्लीज मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, क्योंकि अपने काम और वीडियो को अपलोड करने तक ये एक बहुत लंबा सफर है, जिसकी वजह से मैं इसे ज्यादा शेयर भी नहीं कर पाता। अगर मेरे इस काम में आप मदद करेंगे तो मैं इस संजीदा कोशिश को मजीद आगे बढ़ाने की काबिल हो सकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चैनल के जरिए मैं पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से आगाही फैला सकूं, क्योंकि ये बुरी चीज नहीं है। वैसे तो स्मगलर भी मौजूद होते हैं, लेकिन क्या इनकी वजह से मुल्क में तजारत बंद कर दी जाती है? तो चंद झूठे लोगों, चंद बुरे लोगों की वजह से एक बेहतर मार्केट पर पाकिस्तान में भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस काम में मदद जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। मैं कमेंट में आपकी राय का भी मुंतजर रहूंगा। बहुत अरसे से मैं आपके कमेंट में जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं कुछ अरसे बाद कोशिश करूंगा कि दोबारा रेगुलर आप सब लोगों को जवाब भी देना शुरू करूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।